फ्यूचर टॉपर्स, वेलकम टू फिजिक्स वेव, जहां हर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ फ्लो करता है। तो बच्चों, आज हम फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो है लॉज ऑफ मोशन। और याद है आपको, लास्ट के जो चैप्टर्स हमने पढ़ा है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन या मोशन इन अ प्लेन, वहाँ पर हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स की। जब काइनेमेटिक्स बोल रही हूँ, इसका मतलब हमने ये तो बात करी कि बॉडी मोशन पर है, बॉडी मोशन में है, लेकिन व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, वो हमने बात नहीं किया। उसको हमने क्या बोला? काइनेमेटिक्स। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट मैकेनिक्स। हम मैकेनिक्स की बात करने वाले हैं, हम डायनेमिक्स की बात करने वाले हैं। क्या मतलब है इसका? हम ये तो बोलेंगे बॉडी मोशन में है, और अब हम कंसिडर भी करेंगे कि व्हाट इज द कॉज ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। राइट? बॉडी मोशन में आया तो व्हाट इज द फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन टू बी प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ओके, तो सबसे पहला जो हमारा डेफिनेशन है, हम जिसकी बात करने वाले हैं, वो है फोर्स। फोर्स है क्या? राइट? तो फोर्स हमारा है क्या? बेसिकली इसको जब हम डिफाइन करते हैं तो हम बोलते हैं force is a push or pull on an object which changes or tends to change its state of rest or motion or its shape and size। ये 9th में पढ़ा हुआ है हमने। ये थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो रिकॉल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कुछ नया पढ़ने वाले हैं हम। अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स तो हमें समझ में आया, पुश और पुल। किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हमने रेस्ट को, अगर बॉडी को रेस्ट से स्टार्ट करना है या मोशन में लाना है या उसके शेप और साइज को चेंज करना है, तो सम एक्सटर्नल फैक्टर टू बी अप्लाइड एंड दैट इज फोर्स। ठीक है, अब आते हैं व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? इट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। अगर सपोज इस एग्जांपल में हम देखते हैं, दिस इज अ बॉल विच इज एट रेस्ट। अगर हमने इस पर फोर्स लगाया, अगर हमने इसको किक किया, तो क्या होगा? इट विल प्रोड्यूस मोशन इन द बॉल। तो ये बॉल हमारी मोशन में आ गई। सेकेंड जो हमारा एग्जाम्पल है, और इसको बोलेंगे हम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। तो सेकेंड इफेक्ट क्या है? चेंजेस द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर सपोज हम मान के चलते हैं ये कार हमारी मोशन में है, राइट? तो इफ वी अप्लाई फोर्स, इट स्पीड इंक्रीजेस। अगर हमने फोर्स अप्लाई किया ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो क्या होगा? स्पीड हमारी डिक्रीज कर जाएगी। सो वी कैन से दैट इट चेंजेस द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। थर्ड हमारा इफेक्ट क्या है? इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। अगर एक स्ट्रेट लाइन में बॉडी मूव कर रही है, तो अगर उस पर फोर्स लगाया तो क्या होगा? उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देगा। तो ये एग्जाम्पल हमने किस बारे में बात करी? डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। फोर्थ है इफेक्ट हमारा, इट चेंजेस द शेप और साइज ऑफ अ बॉडी। मतलब अगर हम एक स्प्रिंग ले रहे हैं, हमने स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, इसको अगर हमने फोर्स लगाया तो क्या करेगा? वो इलोंगेट हो जाएगा, तो उसकी साइज को, उसकी शेप को चेंज कर सकता है। ऐसे ही हम बात करें कंप्रेसिंग अ स्पंज। अगर स्पंज को हमने कंप्रेस किया, देन ऑल्सो इट चेंजेस द शेप और साइज। सो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। इट चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, इट चेंजेस द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, it changes the direction of a moving body, and it changes the shape or size of a body। right? अब आ जाते हैं कि examples of force in daily life। यहाँ पर हम बात करें pushing a box, pulling a bucket। these are the examples, the common examples जहाँ पर force लग रहा है। opening a door, अगर हमने force apply किया तो क्या होगा? इट चेंजेस स्टेट ऑफ रेस्ट। यहाँ पर हम बात करें किकिंग अ बॉल, बॉल को अगर फोर्स इज अप्लाई टू स्टार्ट द मोशन ऑफ द बॉल, राइट? और यहाँ पर हम देख रहे हैं फिफ्थ एग्जाम्पल हमारा क्या है? फोर्स इज अप्लाइड बाय द ब्रेक टू स्टॉप द बाइसिकल। और सिक्स एग्जाम्पल हमारा क्या है? फोर्स इज अप्लाई टू चेंज द शेप और पोजिशन। So these are the examples of force in daily life। ठीक है, तो ये तो हमने फोर्स के कॉमन चीज़ों के बारे में बात करी है। ठीक, अब फोर्स, अगर मैंने बोला फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, तो हमें तो ये तो क्लियर है कि इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट मीन्स इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एंड इट ओबेज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। आई होप यू रिमेंबर, वी हैव डिस्कस दिस इन वेक्टर्स। ठीक है, अब आ जाते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई यूनिट क्या होती है इसकी? न्यूटन। और सीजीएस यूनिट भी होती है, मालूम है क्या होता है? सीजीएस यूनिट होती है इसकी डाइन। ये सीजीएस यूनिट हो गई। ठीक है, अभी ना इसके बारे में हम बहुत कुछ बात करने वाले हैं।
अब हम बात करते हैं हम फोर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फोर्स कैपिटल एफ लिखकर हमने उस पर वेक्टर लगा दिया, तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया फोर्स के लिए। और ये हमने बात करी फोर्स की डेफिनेशन के बारे में, इसके इफेक्ट्स के बारे में, और कैसे फोर्स हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। जब ये पूरे चैप्टर का जब हम इस बारे, फोर्स इज द स्टार्टिंग टॉपिक एक्चुअली। ये चैप्टर क्या है हमारा, लॉज ऑफ मोशन। बच्चों जैसे ही लॉज ऑफ मोशन बोलते हैं ना, तो दिमाग में सीधा सबसे पहले नाम किसका आता है, सर आइजैक न्यूटन का, है ना। सर आइजैक न्यूटन का नाम आता है। लेकिन क्या आप जानते हो न्यूटन से पहले भी साइंटिस्ट जो थे ना, मोशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे थे। तो चलो शुरुआत करते हैं सबसे पहले एरिस्टोटल से। ठीक है, तो एरिस्टोटल क्या है, उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, करीब लगभग ये बात है 384 से 329 बीसी के करीब की बात है। एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने उनका मानना था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को ना मोशन में रखना है ना, तो उस पर हमेशा क्या लगेगा, कंटिन्यूअसली फोर्स लगता रहेगा। ठीक है, अगर कंटिन्यूअसली फोर्स लग रहा है तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन में होगा। मतलब अगर फोर्स हटा दिया तो ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। जैसे कि अगर आप एक बॉक्स है हमारे पास और उसको पुश कर रहे हो, पुश करते रहते हो, तो बॉडी क्या रहेगा, ये बॉक्स क्या रहेगा, मोशन में रहेगा। और जैसे ही पुश करना बंद कर देते हो तो बॉक्स कुछ देर बाद रुक जाता है। तो एरिस्टोटल ने सोचा कि ये इसलिए होता है क्योंकि फोर्स हट गया। अगर हमने फोर्स हटा दिया तो बॉडी रुक जाएगी। और यही ये इसी को इसको वहाँ एक्सप्लेन किया गया, एरिस्टोटेलियन लॉ ऑफ मोशन। एंड व्हाट इज दैट एरिस्टोटेलियन लॉ ऑफ मोशन? An external force is necessary to keep a body moving with uniform velocity. लेकिन एरिस्टोटल के व्यूज को ना रॉन्ग प्रूव किया किसने, गैलीलियो गैलीलियो गैलीली ने। ठीक है, और गैलीलियो गैलीली ने क्या एक्सप्लेन किया, इन्होंने बताया कि एक्सटर्नल फोर्स नेसेसरी टू काउंटर द ऑपोजिंग फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन टू कीप द बॉडीज इन यूनिफॉर्म मोशन। मतलब क्या है, एक्सटर्नल फोर्स जरूरत तो है, लेकिन वो किसके लिए जरूरत होगी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए, टू कीप द बॉडीज इन यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पर लगेगा ही नहीं। वुड बी, वी कैन से दैट इफ देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स वुड बी नीडेड टू मेंटेन द स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द बॉडी। तो बच्चों न्यूटन से पहले गैलीलियो ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो ऑब्जर्वेशन किया था। उन्होंने देखा कि क्या किसी ऑब्जेक्ट को मूव करते रहने के लिए कंटिन्यूअसली फोर्स लगाना जरूरी है। चलो देखते हैं। यहाँ पर 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, राइट। और सबसे पहले क्या बताया उन्होंने, गैलीलियो ने बोला कि एक बॉल को स्टीप इंक्लाइन से प्लेन पर रोल किया, ठीक है, और ऑब्जर्व किया बॉल नीचे जाते हुए स्पीड गेन करती है, यानी एक्सिलरेट करता है ना, यहां से एक्सिलरेट करता है। कब, जब बॉल नीचे जा रहा है। इसका रीजन है ग्रेविटी का कंपोनेंट जो बॉल को नीचे की तरफ पुल कर रहा होता है, और जितना ज्यादा इंक्लाइन होगा उतनी ज्यादा एक्सिलरेशन होगी। अब यहां सेकेंड वाले जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन था, इसमें क्या किया, गैलीलियो ने इंक्लाइन को थोड़ा लेस स्टीप कर दिया, है ना, और बॉल नीचे जाते हुए स्पीड गेन करती है, लेकिन एक्सिलरेशन जो था पहले से कम हो जाता है। जो पहला वाला ऑब्जर्वेशन था उसके कंपैरिजन में एक्सिलरेशन थोड़ा कम हो जाता है। और थर्ड ऑब्जर्वेशन में क्या किया, यहां पर गैलीलियो ने जो इंक्लाइन को ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल कर दिया, और यहां बॉल की स्पीड में बहुत ही कम चेंज आता है। बॉल का मोशन लगभग यूनिफॉर्म स्पीड के साथ होता है और वो काफी लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो यहाँ गैलीलियो ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन तीनों को कंक्लूड करके क्या एक्सप्लेन किया, गैलीलियो ने ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे इंक्लाइन कम होता गया एक्सिलरेशन भी कम होती गई, और जब सरफेस परफेक्टली हॉरिजॉन्टल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो जाए तो एक्सिलरेशन कितनी हो जाती है, 0। मतलब ऑब्जेक्ट ना स्पीड अप करेगा और ना स्लो डाउन करेगा, वो सेम स्पीड से मूव करता रहेगा।
रियल लाइफ में ना बॉल कुछ डिस्टेंस के बाद रुक जाती है, तो गैलीलियो ने कहा कि ऑब्जेक्ट नेचुरली नहीं रुक रही है, वो फ्रिक्शन की वजह से रुकती है। अगर फ्रिक्शन को कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाए तो बॉल हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड से चलती रहेगी। और गैलीलियो का सबसे रिवॉल्यूशनरी आइडिया ये था कि मोशन को मेंटेन करने के लिए फोर्स की जरूरत नहीं होती, फोर्स की जरूरत मोशन को चेंज करने के लिए होती है। और इसी आइडिया ने आगे चलकर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी लॉ ऑफ इनर्शिया की फाउंडेशन रखी। ओके तो यहाँ तो ये एक्सप्लेन किया गैलीलियो ने सिंगल इंक्लाइन प्लेन लेकर। उसके बाद क्या किया गैलीलियो ने, इंक्लाइन प्लेन एक्सपेरिमेंट किया। यहाँ एक्सप्लेन किया गैलीलियो ने कि जैसे ऑसिलेटिंग पेंडुलम होता है ना, ये जहाँ पर हम एक बॉब ले रहे हैं और इसको हम डिस्टर्ब करते हैं इसकी मीन पोजीशन पे, तो होगा क्या, इफ यू डिस्टर्ब द बॉब फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग टू एंड फ्रो अबाउट द मीन पोजीशन, है ना, मूव करना शुरू करती है। द बॉब ऑलवेज रीचेस द सेम हाइट on both the side of the mean position। तो इसके लिए गैलीलियो ने एक इमेजिनरी एक्सपेरिमेंट सोचा और इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने, इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने दो इंक्लाइन प्लेन रखे। ठीक है, तो दो इंक्लाइन प्लेन रखने के बाद यहाँ क्या एक्सप्लेन किया कि ये कर्व्ड सरफेस हाई बेंड था और यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग सेकेंड वर्ल्ड जो सेकेंड साइड है ना, इट इज हाईली रेज्ड। ठीक है, तो बॉल रोल्स डाउन क्रॉसेस द बॉटम, बॉल नीचे आती है बॉटम तक जाती है, इट ट्राइज टू रीच द सेम हाइट बट इट डज नॉट रीच द सेम हाइट, पूरी हाइट तक नहीं पहुंचती। और ऐसा क्यों होता है, पूरी हाइट तक बॉल क्यों नहीं पहुंचती है, क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से। ड्यू टू फ्रिक्शन द बॉल विल नॉट gain or we can say that reaches the same height। अब यहाँ पर क्या किया, जो सेकेंड वाला इंक्लाइन था ना, सेकेंड वाले ऑब्जर्वेशन में सेकेंड जो प्लेन था उसको लेस स्टीप कर दिया। गैलीलियो रिड्यूस द स्लोप ऑफ द सेकेंड इंक्लाइन प्लेन। अब बॉल फिर से मूव करता है। Now ball had to travel a longer distance before reaching the same height। क्यों? Because of friction। It did not reach the original height, but it traveled farther than the before। इससे ज्यादा वाला डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ गया उसको। Again, because of friction, it did not reach the original height। अब थर्ड केस में क्या किया, थर्ड केस में क्या एक्सप्लेन किया, when the second plane was made horizontal, इसको बिल्कुल हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो बॉल को क्या करना पड़ेगा, द बॉल हैड टू ट्रैवल अ वेरी लॉन्ग डिस्टेंस टू रीच द सेम हाइट because the slope decrease, as the slope decrease the distance traveled increase significantly। बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो गैलीलियो ने इमेजिन किया यहाँ पर परफेक्टली स्मूथ सरफेस, अगर सरफेस हमारा परफेक्टली स्मूथ होगा विद नो फ्रिक्शन, if the second plane becomes completely horizontal the ball would never reach the original height because there were no upward slope। ठीक है, अब यहाँ पर सारी चीजें हम बात करते हैं, इसी को परपेचुअल मोशन की तरह से एक्सप्लेन किया गया। तो गैलीलियो का कंक्लूजन क्या था, ऑब्जेक्ट्स डू नॉट स्टॉप ऑन देयर ओन, दे स्टॉप बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। And if there were no friction, an object would continues moving forever with uniform speed in a straight line, जिसको आगे चल के लॉ ऑफ इनर्शिया मिला जो न्यूटन ने एक्सप्लेन किया। तो गैलीलियो ने क्या प्रूफ किया, गैलीलियो ने प्रूफ किया फोर्स इज नॉट नीडेड टू मेंटेन मोशन, फोर्स इज नीडेड ओनली टू चेंज मोशन। And this revolutionary idea became the fundamental or became the foundation of Newton's first law। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं न्यूटन्स लॉज को, न्यूटन को कैसे वो लॉज एक्सप्लेन किया आफ्टर गैलीलियोस एक्सपेरिमेंट। तो गैलीली ने थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट ऑन इंक्लाइन प्लेन ही ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट डज नॉट नीड अ कंटिन्यूअस फोर्स टू कीप मूविंग, in the absence of friction a body moves with uniform speed in a straight line। ये दो चीजें थी। तो गैलीलियो ने क्या किया, आइडिया दिया किसका, इनर्शिया का, और न्यूटन ने उस आइडिया को फॉरवर्ड करके तीन मैथमेटिकल लॉज ऑफ मोशन दिए।
which is the foundation of physics. बहुत जगह ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं ना, बहुत जगह यूज होने वाला है. तो सर आइजैक न्यूटन ने क्या क्या, मतलब what he basically asked, what is the exact role of force, how does the force changes motion, how do heavy and light objects behave differently, and what causes motion in activities like walking, swimming, rocket launch. ओके और यहाँ से हम बात करते हैं न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन की. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ विच इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया. और इन लॉज को मैं एक एक करके एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ. तो पहले हम पढ़ लेते हैं क्या है हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ विच इज नोन एज द लॉ ऑफ इनर्शिया. It states that a body continues in a state of rest or uniform straight line unless acted by an external unbalanced force. जब तक बॉडी पे फोर्स नहीं लगेगा, बॉडी विल रिमेन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है. और सेकेंड लॉ क्या बताता है? सेकेंड लॉ हमें बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. मतलब अगर हमारा मोमेंटम टाइम के साथ चेंज होगा तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? फोर्स. ये फोर्स एक्सप्लेन करता है. तो बेसिकली फर्स्ट लॉ जो यहाँ पर न्यूटन ने एक्सप्लेन किया गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से कि अगर फ्रिक्शन ना हो तो ऑब्जेक्ट सेम स्पीड से चलता रहेगा. और न्यूटन ने इसको फॉर्मली एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखा, राइट. और जब सेकेंड लॉ की बात आती है तो अब न्यूटन ने जो अगला उसका क्वेश्चन था क्या था? फोर्स तो मोशन चेंज करता है लेकिन कितना चेंज करता है? इसी क्वेश्चन का आंसर न्यूटन ने सेकेंड लॉ में दिया. फोर्स जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतनी ज़्यादा होगी, और मास जितना ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतनी कम होगी. और यही रिलेशन आगे चल के बना फोर्स F इक्वल टू ma. यानी फोर्स मोशन चेंज करने की रेट बताता है. फिर आते हैं हम न्यूटन्स के थर्ड लॉ पर. क्या कोई फोर्स सिंगल हो सकता है? बिल्कुल नहीं. जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी पे फोर्स लगाता है ना, तो दूसरी बॉडी भी उस पर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाती है. इसी से मिला न्यूटन्स का थर्ड लॉ, दैट इज फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. ठीक है. तो सेकेंड लॉ बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड. ये हम आगे अभी सब एक एक करके सब तीनों के बारे में बात करेंगे, राइट. तो यहाँ से हमारे पास 3 स्ट्रॉन्ग जो हम बोलते हैं न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन मिले. और यहाँ जब हम इनर्शिया के बारे में बात कर ही रहे हैं तो इनर्शिया की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं और इनर्शिया के टाइप्स को भी समझ लेते हैं. तो व्हाट इज दिस इनर्शिया? बेसिकली इनर्शिया है क्या? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन. इट इज बेसिकली इनहेरेंट प्रॉपर्टी to resist any change in the state or rest of motion in a straight line. कि अब बॉडी रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी. उसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया. और इनर्शिया के डिफरेंट टाइप्स क्या हो गए? इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है ये? द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी एट रेस्ट टू रिमेन एट रेस्ट. इनर्शिया ऑफ मोशन, इसका मतलब इनर्शिया ऑफ मूवमेंट, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी इन मोशन टू रिमेन इन मोशन with the same speed and in the same direction. Third क्या हमारा? inertia of direction, the tendency of a body moving in a straight line to remain in the same straight line and not to change its direction. जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं inertia of rest की, तो अगर हम सिंपल एग्जाम्पल है सबसे ज़्यादा, अगर हमारे पास एक कारपेट है उसको हम क्या कर रहे हैं? when a carpet is beaten with a stick, हम स्टिक से उसको मारते हैं तो क्या होता है? dust particles tends to remain at rest. क्यों? due to इनर्शिया ऑफ रेस्ट. लेकिन कारपेट मूव करने लग जाता है. उसी तरीके से अगर when a moving bus stops suddenly, passengers tends to keep moving forward due to inertia of motion, है ना. और थर्ड हमारे बात करते हैं when a car takes a sharp turn, passengers क्या होंगे? they tends to move outward because of the inertia of direction. तो बेसिकली इनर्शिया है क्या? इनर्शिया अपोजेज एनी चेंज. more the mass of the body, more is the inertia. ये याद रखना है, more the mass, more will be inertia. मालूम है ना हमको? Okay, so that's why it is difficult to change the state of rest or motion of a heavy body.